तो अमॉर्फस सॉलिड्स को हम अमॉर्फस जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनसे हम अमॉर्फस सॉलिड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, जो कि एक जिसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ख़ास अरेंजमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल स्क्वायर के अंदर जो है वो अरेंज्ड हैं। जब आप इसे मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, रैंडम हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जब हम इसको फ़ौरन से एकदम से कूल करते हैं तो इनको वक्त नहीं मिलता कि ये अपने आप को अरेंज करें, यानी कि ये एटम जो है वो यहाँ पर आकर रिज़ाइड करे, ठीक है, इसके ऊपर आकर रिज़ाइड करे और ये जो है वो इसके करीब जाए, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। लेकिन जब हम इसे रैपिडली कूल करेंगे, एकदम से कूल करेंगे, तो एटम्स जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे, वहीं पर ही ये रुक जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो इनका सॉलिड बनेगा वो बिल्कुल वैसे जैसे एक इरेगुलर सी अरेंजमेंट होगी, बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है, यानी कि एक अमॉर्फस अरेंजमेंट हो जाएगी। सो दैट्स वाई अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं और उसे रैपिडली कूल करते हैं तो हमारे पास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स हासिल होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनके अंदर कोई भी अरेंजमेंट जो है वो पाई नहीं जाती, ठीक है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर छोटा एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ पर कुछ अरेंजमेंट पाई जाए, ठीक है, यानी कि हमारे पास हज़ारों एटम्स जो हैं, हज़ारों की तादाद में एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बल्कि लाखों की तादाद में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। लेकिन छोटी सी जगह पर, एक ज़रा सी जगह पर कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट पाई जाए। तो जहाँ पर वो छोटी छोटी अरेंजमेंट्स पाई जाएंगी उन्हें हम क्रिस्टलाइट्स कहेंगे, ठीक है, यानी कि ओवरऑल अमॉर्फस स्ट्रक्चर है लेकिन उसके अंदर क्रिस्टलाइन पार्ट्स हैं, उन क्रिस्टलाइन पार्ट्स को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स की ख़ास सबसे बड़ी निशानी ये है कि अमॉर्फस सॉलिड्स का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ग्लास है, ठीक है, तो उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम उसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो 140 से 145 के दरमियान में, इस पूरी रेंज के दरमियान में मेल्ट हो रहा होगा। तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये सॉलिड्स जो होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये क्या करते हैं, एक रेंज के अंदर मेल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता, वो जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NaCl का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाएगा सारे का सारा सॉलिड। ऐसा नहीं होगा कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो मेल्ट कर रहा है और 802 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो मेल्ट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उनकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ख़ास उनकी एक शेप होती है जो कि एक ज्योमेट्री रखती है, ठीक है। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिस चीज़ से भी वो मिलकर बने हुए, जिन भी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उनके अंदर एक ख़ास एंगल्स होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है, लाइंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो है वो तमाम के तमाम जो भी क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करेंगे उनके जो एंगल्स हैं, ठीक है, और जो उनकी लाइंस हैं और जो उनके फेसेस हैं, लाइंस क्या होगी, ये पूरा इसको हम एज कहेंगे, ये दिस लाइन, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर येलो कलर से शो कर रही हूँ, दिस वन इज़ एज, ठीक है, यह लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, एंगल है, ठीक है, ये इन दो एजेस के दरमियान में जो एंगल होता है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जो है पूरा का पूरा एक साइड जो होगी वो इसका फेस कहलाएगी, ठीक है। तो तमाम हमारे पास जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक उनकी फेसेस होते हैं, शेप, साइड्स होती हैं, एजेस होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप तमाम पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर रिपीट हो रही होती है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इन तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट करते हैं, बल्कि इतने ख़ास होते हैं कि आप इस मेल्टिंग पॉइंट से उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, इतने ज़्यादा उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड आ जाते हैं जी क्लीवेज प्लेन्स, ठीक है। क्लीवेज प्लेन से मुराद है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ख़ास
प्लेन होता है जिसके अंदर जो है आप इसको कट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं इसको जो है वो एक ख़ास इसका एक क्लीवेज प्लेन होगा कि हम इसे टॉप से बॉटम पे अगर हम इसको हिट करें, काटें तो ये कट जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस साइड से हिट करें या काटने की कोशिश करें तो ये नहीं कटेगा। सो दैट्स वाई इनके ख़ास प्लेन्स होते हैं जिसके अंदर इनकी क्लीवेज आसान होती है, दूसरे एंगल की निस्बत इसके अंदर जो है वो कटिंग इजी होती है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल पे इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको इजी कटिंग नहीं होगी। क्लीवेज या टूटना जो है वो एटम क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ख़ास एंगल और एक ख़ास साइड पर होता है। उसके बाद आ जाती है जी एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी किसी भी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलाइन शो अ वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ एंड द फिनोमेना इज़ रेफर एज एनआइसोट्रोपी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है उसकी शीट्स होती हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट की ऊपर वाली शीट है, ये ग्रेफाइट की नीचे वाली शीट है। इस तरीके से ग्रेफाइट जो होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन इसके दरमियान में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इन शीट्स के दरमियान में। ठीक है, अब ग्रेफाइट जो है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको इस साइड पर इलेक्ट्रिसिटी दें, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दें और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो इस साइड पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इस साइड से जो है वो अलोंग द लेयर्स अगर आप वहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है वो हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इस साइड पर पास करेगी लेकिन इस साइड पर पास नहीं करेगी। तो ये ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट है, लेकिन और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, लेकिन एक साइड पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, जो कि एक डायरेक्शन में तो होती हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वो नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लीवेज है वो भी एक किस्म की एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ख़ास प्लेन में वो क्लीव हो सकता है। क्लीव से मतलब है टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, अगर वो एक ख़ास प्लेन में हो जाता है, एक ख़ास डायरेक्शन में अगर आप उसे क्लीव करेंगे तो क्लीव हो जाएगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो एक किस्म की एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाती है जी सिमेट्री। सिमेट्री से ये मुराद है कि किसी भी चीज़ को आप 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुमाएंगे तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, जब आप उसको अलोंग द एक्सिस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और जो है वो उसके अंदर उसको मैं जो है वो क्या करती हूँ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुमाती हूँ। ठीक है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं उसको क्या करती हूँ, रोटेट करती हूँ। ठीक है, तो 360 डिग्री के बाद भी वो क्या हो जाएगा, उसका वही स्पेस जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल की सिमेट्री है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर की सिमेट्री अलग होगी कि जब मैं उसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटेट करूँगी तो कौन सा फेस जो है मेरे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रायंगल है, प्लेनर है, ये तमाम जो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। ठीक है, कि आप उसके एंगल्स हैं, एजेस मैंने आपको बताया इसको कहते हैं। ठीक है, एंगल्स जो है वो इनके दरमियान में एंगल्स को कहते हैं। ये जो साइड पूरी होगी इसको हम फेस कहेंगे। ठीक है, कि 360 डिग्री घुमाने के बाद जो है वो कैसे फेसेस, एंगल्स और जो है वो साइड्स चेंज होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो जो सिमेट्रिकल चीज़ होगी उसके एजेस और एंगल्स जो हैं वो रिपीट होंगे, और जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी उसके अंदर ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। यानी कि 360 पे घुमाएंगे तो कोई और एंगल सामने आ जाएगा जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर सिमेट्री मौजूद होगी वहाँ पर क्या करेंगे, वो दोबारा से फेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे सर्कल के अंदर होता है कि आप उसको 360 पे घुमाएंगे तो दोबारा से सर्कल की ही फेस आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ सिमेट्रिकल शेप। जो सिमेट्रिकल शेप नहीं होती वो सिमेट्री के रूल्स को फॉलो नहीं करती। उसके बाद आ जाता है जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल से ये मुराद है कि जब भी आप क्रिस्टल्स को ग्रो कराते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोल्टन मास है, NaCl है फॉर एग्जांपल। ठीक है, NaCl को आपने क्या किया हुआ है, एक सोल्यूशन बनाया हुआ है उसका कंसनट्रेटेड। अब आप जब आप उसको रख देंगे तो क्या होगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और नीचे NaCl के क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब उसकी एक ख़ास इन्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरिया ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो क्रिस्टल उसने बना था क्यूबिक, लेकिन यूरिया की वजह से क्या होगा कि उसकी शेप जो है वो नीडल लाइक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है कि अगर आप
कोई भी क्रिस्टल्स बना रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल यानी कि किस इन्वायरमेंट के अंदर वो क्रिस्टल बन रहा है उसका भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हैबिट ऑफ क्रिस्टल यानी कि उसका एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, अगर आप प्योर वाटर में से उसको प्रेसिपिटेट आउट करा रहे हैं तो वो क्यूबिक बनेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर इम्प्योरिटी डाल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% यूरिया उस सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे तो उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो नीडल लाइक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हम कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म इज़ अ फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन अ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं और उनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, तो वो एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमॉर्फ्स, ठीक है, आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे जिंक और कैडमियम। जिंक और कैडमियम 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन शेप दोनों की हेक्सागोनल ही है। इसी तरीके से कॉपर और सिल्वर, ये दोनों 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी शेप एक जैसी है, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फ्स हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। इसी तरीके से NaNO3 और KNO3 दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं लेकिन इनकी शेप जो है वो रोम्बोहीड्रल है, यानी कि इनका ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फ्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म। जब 2 डिफरेंट केमिकल्स एक जैसे शेप शो करते हैं तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, लेकिन जब एक केमिकल जो है वो एक केमिकल कंपाउंड जो है वो 2 डिफरेंट किस्म की शेप्स शो करता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है वो 2 किस्म की शक्लों में हासिल किया जा सकता है, जैसे रोम्बोहीड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। तो ये क्या है, इसके पॉलीमॉर्फिक इसकी एबिलिटी है कि ये 2 किस्म की शेप्स जो है वो बना सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कंपाउंड है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते। कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक की बजाय बहुत सारी और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म इज टेल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक है। पोली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक शक्ल, मॉर्फी मतलब शक्ल, तो पॉलीमॉर्फी से क्या मुराद है, बहुत सारी शक्लें बनाने वाला, ठीक है। तो डिफरेंट शक्लें ये बना सकता है, डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आ जाती है एलोट्रॉपी। यही वाली प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट्स के अंदर होगी तो इसे हम एलोट्रॉपी कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र जो है वो 2 किस्म की शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन जो है वो 2 किस्म की शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, टिन जो है वो भी 2 किस्म की शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक ही एबिलिटी है लेकिन एलिमेंट्स के साथ है, वहाँ पर कंपाउंड्स से ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं, यानी कि कार्बन का ग्रेफाइट और डायमंड जो है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। और कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एलोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब जो 2 किस्म की प्रॉपर्टी, 2 किस्म की शक्लें शो कर रहे हैं वो ज़ाहिर है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं वो बनाएंगे, सही है। तो जिस टेम्परेचर पर वो एक शेप से दूसरी शेप के अंदर चेंज होते हैं, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। It is that temperature at which 2 crystalline forms of same substance can coexist in equilibrium with each other, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर दोनों शेप्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ग्रे टिन है वो वाइट टिन में चेंज हो रहा है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ग्रे टिन चेंज होना शुरू हो जाएगा वाइट टिन में, लेकिन सारा का सारा वाइट टिन नहीं बन जाएगा, कुछ वाइट टिन जो है वापस ग्रे टिन में चेंज हो रहा होगा। लेकिन जैसे 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वैसे ही तमाम का तमाम ग्रे टिन जो है वो वाइट टिन में चेंज हो जाएगा। तो एक ख़ास टेम्परेचर जहाँ पर दोनों शेप्स एग्जिस्ट करती हैं उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। सो दीज आर ऑल 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और डेफिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।